हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए आज देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम 2024 के लिए डेली क्यूरीज 22/11/2023 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर क्या है इसको आप शेयर जरूर करें, ठीक है। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ है कि आईपीसी की धारा 497 में व्यभिचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसके लिए 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों सजा हो सकती है। निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया? तो ध्यान देना है कि ये जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2018 के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। ये कानून क्या है, चलिए इसके अगले स्लाइड पे देखते हैं व्याख्या में। और फिर से इस कानून के लाने की बात किया जा रहा है, लेकिन जिस आधार पे इसको खत्म किया गया था उस पॉइंट को जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो व्यभिचार एक विवाहित व्यक्ति, पुरुष या महिला, द्वारा अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य के साथ शारीरिक संबंध बनाने का स्वैच्छिक कार्य है। कर वर्ष 2018 से पहले भारतीय दंड संहिता में धारा 497 शामिल थी, जो व्यभिचार को एक आपराधिक कृत्य के रूप में वर्गीकृत करती थी, जिसमें 5 वर्ष तक की कैद, जुर्माना ये दोनों सजा हो सकती थी, ठीक है। विशेष रूप से धारा 497 के तहत केवल पुरुषों को दंड का सामना करना पड़ सकता था, जबकि महिलाओं को अभियोजन से छूट थी। यह व्यभिचार की व्यापक परिभाषा के विपरीत है, जिसमें वैवाहिक जीवन से बाहर स्वैच्छिक शारीरिक संबंधों में शामिल दोनों लिंगों को शामिल किया गया है। कर जोसेफ साइन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के एक ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वसम्मति से धारा 497 को रद्द कर दिया था। सरकार ने भेदभाव और संवैधानिक उल्लंघनों पर प्रकाश डाला। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 पर जोर देते हुए क्रमशः समानता और गैर भेदभाव और जीवन एवं स्वतंत्रता की रक्षा की। अतः विकल्प क्या है? सी सही है, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। करगिनी की खाड़ी के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही नहीं है? तो जीओजी का मतलब क्या होगा? गल्फ ऑफ गल्फ ऑफ गिनी, ठीक है। गिनी ऑफ गल्फ तो उल्टा हो जाएगा ना। तो ये इसमें कौन सा कथन सही नहीं है ढूंढना है। तो ध्यान देना है कि ये पश्चिमी अफ्रीकी तट पर अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है। तो पहला कथन ही सही होगा ना, यानी कि गलत है, यहाँ पे पश्चिमी हो जाएगा और नहीं पूछा इसीलिए। बाकी तीनों कथन सही है। ये भी देख लेते हैं। ये प्रमुख यामावतर तथा भूमध्य रेखा के जंक्शन पर पाया जाता है। कर इस क्षेत्र में विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक का हिस्सा है। कर कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, गैबोन, नाइजीरिया और घाना सभी जीओजी मतलब गल्फ ऑफ क्या था ऊपर गिनी के साथ स्थित है। तो आइए देखते हैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन। करह गिनी की खाड़ी जीओजी पश्चिम अफ्रीकी तट पर अटलांटिक महासागर का प्रवेश द्वार है, ठीक है। वहाँ पे पूर्वी था। कर जो गैबोन में कैप लोपेस से लाइबेरिया में केप पालमस तक पश्चिम की ओर फैला हुआ है। तो आप इसको क्या है गूगल मैप पे जाके देख सकते हैं इसका क्या है आगे पीछे, उत्तर पश्चिम दक्षिण उत्तर जो भी, ठीक है, उस देख सकते हैं। करे यह प्रमुख याम्योत्तर तथा भूमध्य रेखा के जंक्शन पर 0 डिग्री नॉर्थ एवं 0 डिग्री ईस्ट पर स्थित है, अतः कथन भी सही है। करे गिनी की खाड़ी में गिरने वाली प्रमुख नदियों में वोल्टा एवं नाइजर शामिल है। व्यापक समुद्री डकैती के कारण जीओजी विश्व की सबसे खतरनाक खाड़ियों में से एक है, जिसने अन्य अंतर्राष्ट्रीय देशों सहित पश्चिम अफ्रीका के कई देशों को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। जीओजी क्षेत्र में विश्व के कुल पेट्रोलियम भंडार का 35% से अधिक हिस्सा है, अतः कथन सी सही है। करैया हीरा, यूरेनियम, तांबा आदि सहित कई खनिज पाए जाते हैं। करगिनी की खाड़ी क्षेत्र की प्रमुख आर्थिक गतिविधियों में पेट्रोलियम अन्वेषण, खनन एवं गैस फ्लेरिंग, बंदरगाह संचालन तथा मत्स्य पालन शामिल है। करगिनी की खाड़ी के किनारे स्थित 16 तटीय देश अंगोला, बेनिन, कैमरून, कोटे डियाबर, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, कांगो गणराज्य, गिनी, इक्वेटोरियल गिनी, गिनी बिसाऊ, गैबोन, नाइजीरिया, घाना फिर उसके बाद पढ़ेंगे साओ टोमे और प्रिंसिपे, टोगो एवं सिएरा लियोन, ये सब
इसके आसपास हैंगिनी खाड़ी के किनारे पे, अतः कथन डी सही है। इस प्रकार से विकल्प ए गलत था और उसी को ढूंढना था। कर भूमध्य रेखीय वर्षा वनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर ये वन आमतौर पर भूमध्य रेखा के, ठीक है, उत्तर या दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत पाए जाते हैं। कर वे वन वर्ष भर लगातार उच्च तापमान के साथ उष्ण तथा आर्द्र जलवायु का अनुभव करते हैं। कर भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में वनस्पति की विशेषता ऊंचे वृक्ष हैं जो एक घनी छतरी बनाते हैं, जो वन के धरातल को छाया प्रदान करते हैं, जिससे एक बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। तो इसमें से कोई एक गलत होना चाहिए। नहीं, इसमें सब सही, ऑप्शन सी, ठीक है, कोई गलती नहीं। तो भूमध्य रेखीय वर्षा वन के बारे में देखेंगे। कर भूमध्य रेखीय वर्षा वन उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले हरे भरे जैव विविधता वाले वन हैं। कर ये वन आमतौर पर भूमध्य रेखा के उत्तर अथवा दक्षिण में 10 डिग्री अक्षांश के अंतर्गत स्थित होते हैं तथा इनमें समग्र वर्ष उच्च तापमान एवं भारी वर्षा की स्थिति बनी रहती है, अतः कथन एक सही है। चलिए आगे देखते हैं। प्रमुख विशेषताएं। जलवायु। इन वनों में उष्ण तथा आर्द्र जलवायु की स्थिति होती है, जहां वर्ष भर लगातार उच्च तापमान होता है, जो आमतौर पर औसत 25 से 27 डिग्री सेल्सियस 77 से 81 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास होता है। यहाँ भारी वर्षा होती है, जो अमूमन सालाना 2000 मिलीमीटर 80 इंच से अधिक होती है, जिसके कारण इसे वर्षा वन कहा जाता है, अतः कथन 2 सही है। जैव विविधता। कर भूमध्य रेखीय वर्षा वन पृथ्वी पर सबसे विविध पारिस्थितिक तंत्रों में से है, जिनमें पौधे तथा जीवों की प्रजातियों की अविश्वसनीय रूप से समृद्ध विविधता पाई जाती है। चलिए आगे देखते हैं। कर इन वनों में पेड़ों, पौधों, कीटों, पक्षियों, स्तनपायी जीवों तथा अन्य जीवों की असंख्य प्रजातियां मौजूद है, जिनमें से कई इन क्षेत्रों के लिए स्थानिक हैं। कर वनस्पति तथा जीव यदि देखते हैं इस क्षेत्र का, तो भूमध्य रेखीय वर्षा वनों में ऊंचे वृक्ष पाए जाते हैं, जो गहन छतरियों के रूप में वन के धरातल को छाया प्रदान करते हैं, जिससे एक बहुस्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, अतः कथन तीसरा सही है। कर इनमें विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियां, जिनमें एपीफाइट्स, अन्य पौधे पर उगने वाले पौधे को एपीफाइट्स बोलते हैं। कर लियाना, ऊपर की ओर जाने वाली लताओं को लियाना बोलते हैं, तथा पेड़ों की कई प्रजातियां शामिल हैं, जो समृद्ध जैव विविधता में योगदान करती हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। कर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य 2004 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि केवल प्रधानमंत्री के पास एससी और एसटी सूची बनाने एवं अधिसूचित करने का अधिकार है। तो ये काम सिर्फ संसद को ये अधिकार दिया गया है, ठीक है। तो पहला तो गलती हो गया। अनुच्छेद 16(4) यह अधिकार देता है कि राज्य एससी और एसटी के पक्ष में पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई भी प्रावधान कर सकता है, यदि उनका राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो ये दूसरा सही होगा। केवल 2, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, परिचय, जातियों के भीतर उपवर्गीकरण, आरक्षण तथा सकारात्मक कार्रवाइयों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की मौजूदा श्रेणियों के भीतर उपसमूह बनाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। कर उपवर्गीकरण का उद्देश्य अंतर श्रेणी असमानताओं का समाधान करना तथा समाज के सबसे वंचित एवं हाशिए पर रहने वाले वर्गों के बीच लाभ व अवसरों का अधिक न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे थोड़ा सा और। कह रहा है उपवर्गीकरण की वैधता, ऐतिहासिक प्रयास। कर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच इस मामले में कानूनी चुनौतियों का सामना कर रहे पंजाब, बिहार तथा तमिलनाडु जैसे राज्यों ने उपवर्गीकरण का प्रयास किया, जिससे अब है कि जनरल ओबीसी, तो बिहार में ही इसको क्या है बीसी और ईबीसी इस तरह से बांट दिया है, तो यही उपवर्गीकरण हुआ। तो वही उपवर्गीकरण की बात हो रहा है। कर संवैधानिक दुविधा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ईवी चिनैया बनाम आंध्र प्रदेश और अन्य 2004 के मामले में कहा कि केवल संसद के पास एससी तथा अनुसूचित जातियों, जनजातियों की सूची बनाने एवं अधिसूचित करने का अधिकार है, अतः कथन पहला तो सही नहीं है। आगे देखते हैं। करा हालांकि पंजाब राज्य और अन्य बनाम दविंदर सिंह एवं अन्य 2020 के एक अन्य मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ ने फैसला सुनाया कि राज्य पहले से ही अधिसूचित एससी एसटी की सूची में छेड़छाड़ किए बिना
लाभ की मात्रा पर निर्णय ले सकता है। कह रहे वर्ष 2004 और 2020 के फैसले के बीच विरोधाभास के कारण वर्ष 2020 के फैसले को बड़ी बेंच को भेजा गया। कह रहे संविधान के अनुच्छेद 16(4) में यह अधिकार दिया गया है कि राज्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति के मामले में आरक्षण के लिए कोई प्रावधान कर सकता है यदि वे राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, तब ऐसा राज्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संथाली मुंडा शाखा की एक भाषा है। संथाली मुंडा शाखा की एक भाषा, संथाली यहाँ भाषा हुआ, मुंडा एक समुदाय कह सकते हैं, उसकी एक भाषा है। ठीक है, इसको इस तरह से देखें, एक साथ पढ़ने में सब गड़बड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो संथाली भाषा हुआ, मुंडा एक समुदाय हुआ, तो मुंडा शाखा की एक भाषा है जो मुख्य रूप से पूर्व मध्य भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बोली जाती है। संथाली भाषा को 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। तो यहाँ पे ये भी सही है और ये भी सही है, ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देखते हैं। संथाली भाषा, संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की मुंडा शाखा की एक भाषा है। याद रहे तो अच्छी बात है। संथाली ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की एक मुंडा शाखा की एक भाषा है जो मुख्य रूप से पूर्व मध्य भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में बोली जाती है। कथन एक सही है। कर वर्ष 2003 में 92 संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संथाली को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी और मैथिली भाषाओं के साथ भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। ठीक है, तो संथाली, बोडो, डोगरी और मैथिली हाल फिलहाल 2003 में 92 संशोधन में जोड़ा गया था। तभी हमारे जो है 8वीं अनुसूची में कितने भाषा हो गए थे? 22। ठीक है, एक चीज़ और है कि कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 22 भाषा तो है उस 8वीं अनुसूची में, क्या उसमें अंग्रेजी भी शामिल है? तो ध्यान देना है, अंग्रेजी उसमें शामिल नहीं है। भारत का जो भी क्षेत्रीय भाषाएं, फेमस भाषाएं हैं, वही सब है, उसमें से 22 भाषा है। आइए देखते हैं। लिथियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो लिथियम, जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक नर्म और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। ये तो लग रहा है कि सही है। कर लिथियम में थर्मोन्यूक्लियर प्रतिक्रियाओं में प्रभावी भागीदारी के लिए आवश्यक विशेषताएं होती है, नहीं, तो इस कारण से तो ये गलती हो गया। करा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाला हेमना क्षेत्र में लिथियम संसाधनों की खोज की गई है। तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है कि नहीं, ये तो हमको नहीं ध्यान है, तो हमको लग रहा है ये भी गलती है। नहीं होगा तो 2 होगा, केवल एक सही है। देखते हैं इसका क्या है। अच्छा, तो तीसरा सही है। ठीक है, तीसरा क्या है? सही है, और पहला सही है, दूसरा गलती है। तो आइए देखते हैं इसको। कर लिथियम, जिसे रिचार्जेबल बैटरी की उच्च मांग के कारण कभी कभी व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, एक नर्म और चांदी जैसी सफ़ेद धातु है। अतः कथन एक सही है। भंडार के प्रकार के आधार पर लिथियम को विभिन्न तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, आमतौर पर बड़े आकार के ब्रायन फूलों के सौर वाष्पीकरण द्वारा अथवा यास्क के हार्ड रॉक निष्कर्षण द्वारा। कर अपने अद्वितीय गुणों के कारण लिथियम कुछ थर्मोन्यूक्लियर प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः कथन दूसरा सही नहीं था। कर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के सलाल हेमाना क्षेत्र में लिथियम संसाधनों की खोज की गई। अतः कथन तीसरा सही है। तो देखिए, लिथियम की खोज तो फिलहाल वहाँ किया गया, लेकिन फिर अगला क्वेश्चन उसी से है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो उपयुक्त राज्यों में से किसके पास लिथियम भंडार है? तो ध्यान देना है कि फिलहाल जो अभी प्रूव्ड हो गया है तो वहाँ सिर्फ कर्नाटक में है, बाकी जगह अनुमानित है कि यहाँ पे हो सकता है, कंफर्म नहीं है। ठीक है, इस कारण से आंसर केवल एक हो जाएगा। आइए इसको देखते हैं। कर भारत में लिथियम भंडार प्रारंभिक सर्वेक्षण में दक्षिणी कर्नाटक के मांड्या जिले में सर्वेक्षण की गई भूमि के एक छोटे से हिस्से में 14,100 टन के अनुमानित लिथियम भंडार का पता चला है। अन्य संभावित क्षेत्र क्या है? राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेग्मेटाइट बेल्ट। तो राजस्थान, बिहार और आंध्र प्रदेश में मीका बेल्ट में ये पाया जाता है, ऐसा संभावित है भाई। ओडिशा और छत्तीसगढ़ में पेग्मेटाइट बेल्ट में, गुजरात में कच्छ का रण। ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही है, क्योंकि अब इतना लिस्ट में आप देख सकते हैं कि और भी जो ऑप्शन में लगभग सब आएंगे ना, पीछे करके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़,
आया, मध्य प्रदेश नहीं आया और गुजरात आया। तो अभी यहाँ पे संभावित है, कन्फर्म कर्नाटक है, इसलिए केवल ए आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। माशेलकर समिति 1999 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समिति को नियामक बुनियादी ढांचे की देखरेख और देश में नकली या घटिया दवाओं से संबंधित प्रसार एवं मुद्दों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। तो इस समिति को नियामक बुनियादी ढांचे की देखरेख और देश में नकली या घटिया दवाओं से संबंधित प्रसार एवं मुद्दों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। ये तो पहला सही है। कर समिति ने 50 उत्पादन इकाइयों के लिए एक औषधि निरीक्षक और प्रत्येक 200 खुदरा इकाइयों के लिए एक निरीक्षक की सिफारिश की है। ये भी सही होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे। माशेलकर समिति 1999 को नियामक बुनियादी ढांचे की देखरेख और देश में नकली या घटिया दवाओं से संबंधित प्रसार एवं मुद्दों का आकलन करने का कार्य सौंपा गया था। अतः कथन एक सही है। कर समिति ने 50 उत्पादन इकाइयों के लिए एक औषधि निरीक्षक और प्रत्येक 200 खुदरा इकाइयों के लिए एक निरीक्षक की सिफारिश किया था। कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध से न केवल चीन प्रभावित होगा बल्कि अन्य देश भी संभावित लाभ से वंचित हो जाएंगे। क्या है? चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर अमेरिकी प्रतिबंध, उन्हें अमेरिका जो है प्रतिबंध लगा दिया है। तो आगे देखते हैं। कर इन प्रतिबंधों के लागू होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पूर्ण रूप से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तो कथन तो स्वतंत्र रूप से दोनों सही है। तो क्या कथन एक जो है दूसरे की व्याख्या कर रहा है? तो वहाँ ही बताया गया है कि अमेरिकी प्रतिबंध से न केवल चीन प्रभावित होगा बल्कि अन्य देश भी संभावित लाभ से वंचित हो जाएंगे। और उसी को यहाँ विस्तार रूप से ये बताया कि इन प्रतिबंधों के लागू होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में पूर्ण रूप से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। तो व्याख्या तो कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए सही होना चाहिए। ऐसे व्याख्या वाला हमको समझ में नहीं आता है, ये सही हो जाता है कभी कभी, अलग बात है। चिप बनाने वाले उपकरणों के निर्यात पर अमेरिका द्वारा प्रतिबंध लगाए जाने से न केवल चीन प्रभावित होगा बल्कि अन्य देश भी संभावित लाभ से वंचित हो जाएंगे। अतः कथन एक सही है। इन प्रतिबंधों के लागू होने से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में पूर्ण रूप से अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न होने की संभावना है। अतः कथन 2 सही है। अतः विकल्प ए सही है। तो ये ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन है कि इसमें आप सही कर सकते हैं, नहीं तो गलत भी होता है। तो इसको प्रैक्टिस जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वारली पेंटिंग के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। तो पहला तो सही है। वारली नाम महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी बाहरी इलाके में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति से प्रेरित थी। ये भी सही है। वारली पेंटिंग में पुरानी कहानियों को दर्शाया गया है। तो ध्यान देना है, वारली पेंटिंग में पुरानी कहानी को नहीं दर्शाया गया है, ये गलत है। यहाँ पे 4 हमने लिखा, ये 3 होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन सभी 3 ही है ना। तो कितना हो जाएगा? केवल 2 सही हो रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ देखते हैं। वारली पेंटिंग महाराष्ट्र की लोक चित्रकला है। तो कथन एक सही है। वारली नाम महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के उत्तरी बाहरी इलाके में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जनजाति से प्रेरित है। अतः कथन 2 सही है। कर सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी में से एक चौक है जहाँ विवाहित महिलाएं अपनी रसोई की दीवारों पर सफ़ेद रंग से पेंटिंग करती है। वारली पेंटिंग में किसी भी पुरानी कहानियों को चित्रित नहीं किया गया है। अतः कथन तीसरा सही नहीं है। तो इस प्रकार से आज हमने 10 क्वेश्चन देख लिया। मिलते हैं अगले दिन फिर 10 क्वेश्चन के